हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जीवन के मार्ग पर बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे, शिद्दत से लगे होंगे अपना एम पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में, क्योंकि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य को पाना। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। अगर आप दृढ़ नहीं हैं, अगर आपने ये नहीं सोच रखा है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना समय देंगे, इतना घंटे हम देंगे, पढ़ाई ले लीजिए, अगर आपने सोच नहीं रखा है कि हम 4 घंटे रोज अपनी पढ़ाई को देंगे, तो आप वो मार्क्स नहीं ला सकते जो और ला रहा है। क्योंकि जिस समय आप आराम कर रहे हैं उस समय भी कोई पढ़ रहा है। कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा आ गया है। जब आप सो रहे होते हैं उस समय भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जाग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं, जबकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती होगी। आपको लगता होगा कि मैंने हर तरीके से तैयार किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश की। तो खरगोश सोचता है कि मैं बहुत फास्ट दौड़ता हूँ, लेकिन कछुआ धीरे धीरे ही कुछ बच्चे मेहनत करते जाते हैं और खरगोश से आगे निकल जाते हैं। तो ये मौका आप ना दीजिए, आप अपनी रफ्तार पकड़े रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपसे भागकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये कोई कहावत नहीं है, ये सच्चाई है, यह हकीकत है। इस पर जो दृढ़ निश्चय से अडिग रहते हैं वो जरूर सफल होते हैं। मैं भी इस पर पूरा विश्वास करती हूँ, इसीलिए कभी हार नहीं मानती हूँ। मैं अपने जीवन का उदाहरण आप लोगों को इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने हार मानना नहीं सीखा, मुझे हार मानना नहीं सिखाया मेरे परिवार ने। मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जैसे बढ़ना है, अच्छा कर्म करके बढ़ना है, ये तो पता ही है। गलत मार्ग नहीं चुनना है, ये भी पता है, क्योंकि गलत शॉर्टकट्स अगर हम अपनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल नहीं होते हैं। तो आज की कहानी आपको मैं सुनाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। एक राज्य था और वहाँ के राजा बहुत न्यायप्रिय थे। ठंडक का मौसम था, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना दरबार बागान में लगाया जाए, बागीचे में लगाया जाए। तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि आज का दरबार बागीचे में लगेगा। तो सेवकों ने पूरा दरबार बागीचे में लगा दिया। वहाँ पे मंत्री आए, सेनापति आए, सभी आए और एक एक करके सबकी समस्याएं वो सुन रहे थे। तब तक एक मंत्री आया और उसने कहा कि राजा साहब, आपसे मिलने के लिए कोई आया है और वो चुनौती कह रहा है कि मैं एक चुनौती लेके आया हूं। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे लिए चुनौती लेके आया है, उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। तो एक मेज था, उसपे काफी कुछ रखा हुआ था, कीमती सामान रखा हुआ था उसी बागीचे में। तो महाराज ने कहा उसे तुरंत लेके आया जाए, आदर के साथ लाया जाए। तो उसे ले आया गया। अब जब वो आया तो उसने महाराज को प्रणाम किया और महाराज से कहा कि मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी हुई है, आप बहुत न्यायप्रिय हैं और एक दृष्टि में ही आप इतने पारखी हैं कि एक दृष्टि में ही आप न्याय कर देते हैं। आप पहचान लेते हैं कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या असली है, क्या नकली है। तो मैं बहुत विश्व भ्रमण एक तरीके से करके आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी विश्व में काफ़ी जगहों पर, कुछ ही ऐसी जगह बची होंगी जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया है। और अब आपका दरबार बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे न्याय दें और मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि आप जैसा आपके बारे में मैंने सुना है वैसा आप हैं कि नहीं। राजा ने कहा, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, सीधे अपने उद्देश्य पे आओ। क्या? कहते मेरे पास कुछ बहुमूल्य चीज है और मैं चाहता हूं कि आप उसे पहचानें।
ऐसा कहते हुए उसने अपने झोले में से 2 चमकदार पत्थर निकाले और उस मेज पे रख दिया। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो दोनों पत्थर एक जैसे चमकने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो दोनों पत्थर हैं ये बहुमूल्य हैं और ये एक जैसे हैं। तो राजा ने कहा वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें क्या बताना है। उसने कहा राजा यही तो बताना है कि इसमें से एक बहुमूल्य हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। यही पहचानना है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तो राजा ने बहुत ध्यान से उसको देखा और कुछ उनको समझ में नहीं आया। तब तक उस व्यक्ति ने कहा अगर राजा आप इसे पहचान लेंगे तो मैं वो बहुमूल्य हीरा आपके राजकोष में जमा कर दूंगा, और अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको मुझे इस हीरे के मूल्य का जो भी अमाउंट होता है, जो भी मूल्य है, हीरे का जो मूल्य है वो आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने मना कर दिया, कहते हैं मैं नहीं पहचान पाऊंगा। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने देखा, उन्होंने भी मना कर दिया, सेनापतियों ने भी मना कर दिया, जो ज्ञानी विद्वान थे उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि राजा की प्रतिष्ठा पर कोई बात आए, कि उनके राजकोष से इतना पैसा चला जाए या उनके राजकोष में हीरा ना आए। तो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक ही भीड़ में कुछ हलचल हुई। तो राजा ने देखा एक अंधा व्यक्ति मंत्रियों से कह रहा है कि मुझे राजा के पास ले चलो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं और मुझे राजा से मिलवा दो। तो मंत्रियों ने आज्ञा ली राजा से और उस अंधे व्यक्ति को राजा के सामने लाके खड़ा कर दिया। अंधे व्यक्ति ने कहा महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस अंधे व्यक्ति ने कहा देखिए आश्चर्य में मत पड़िए, वैसे भी आप हारे हुए हैं और अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, आप तो पहले से ही हारे हुए, आपने तो ना पहले ही कर दिया। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस अंधे व्यक्ति को मौका देते। तो वो अंधा व्यक्ति गया और उसने दोनों पत्थरों पर अपना हाथ रखा और एक पत्थर उठा के कहा ये हीरा है। वो जो अतिथि बाहर से आया था जिसने चुनौती दी थी वो बहुत चक्का हो गया और बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहता है कि मैंने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया था और कोई भी नहीं बता पाया कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, कोई नहीं बता पाया। और ये एक अंधा व्यक्ति होने के बावजूद भी बता ले गए कि कौन सा हीरा है। बिल्कुल सही परख है इनकी, इन्होंने बिल्कुल सही परखा है, हीरे को ही हीरा कहा है। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए उसकी बुद्धिमत्ता से, जबकि वो देख नहीं पाता था। मंत्री भी बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति ने उस हीरे को राजा के कोष में जमा कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने कहा महाराज मैं जानना चाहता हूं कि इस अंधे व्यक्ति ने किस तरीके से कैसे पता किया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। राजा ने कहा ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। मंत्रियों ने कहा ये तो हम भी जानना चाहते हैं। तो उस अंधे व्यक्ति से कहा गया कि तुमने कैसे पहचाना, तुम्हें तो दिखता भी नहीं है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस तो मैं कर सकता हूँ, और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने दोनों पत्थरों पे हाथ रखा, जो गर्म हो गया था वो शीशा था और जो ठंडा था निर्मल था वो हीरा था। तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। सीख ये है कि सूर्य की रोशनी को यहाँ पर जीवन की समस्याओं से मूल्यांकन किया गया है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं
और हम अगर गर्म हो जाएं, हमें गुस्सा आने लगे, हम घबराने लगे, हम हड़बड़ाने लगे, हम दूसरों पे चिल्लाने लगे, हम यहाँ वहाँ भागने लगे, तो हम कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम मुसीबतों के समय निर्मल, शीतल, धैर्यवान रहते हैं तो हम हीरे की तरह चमकते हैं। हम हीरे की तरह मूल्यवान हो जाते हैं। समाज में हमारा आदर होने लगता है, परिवार में हमारा आदर बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि उनको देखो, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, उनको देखो, वो मुसीबतों में घबराते नहीं हैं। बड़े बड़े लोगों का उदाहरण मिलता है हमें, लेकिन ये बड़े लोग आए कहाँ से? हम ही जैसे थे। बस उन्होंने इस सीख को अपने जीवन में ढाला है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी, क्योंकि जीवन में सभी की मुसीबतें आती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो औरत हो, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। लेकिन जब भी कोई उतार चढ़ाव आए तो हीरे की तरह शीतलता अपने हृदय में रखकर विनम्रता से बात करें, धैर्य रखें, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग जाता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो अच्छा भी आएगा। तो समय किसी का होता भी नहीं है और समय से बड़ा कोई होता भी नहीं है। तो समय बुरा है तो हीरे की तरह धैर्यवान रहिए, शीतल रहिए, निर्मल रहिए। आप अपना मूल्य खुद ही बढ़ा लेंगे। और अगर आप कांच बने तो टूटकर बिखर जाएंगे, क्योंकि उबाल, गुस्सा, चिंता, ये सब अपने आप को खा जाती है और हमारे परिवार पे भी बुरा असर डालती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आप इसे अपने जीवन में ढालेंगे और अपने कुल, खानदान, देश का नाम रोशन करेंगे। आज मैं विदा लेती हूँ आपसे, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि ललिता मैम के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं चाहती हूँ कि मैं भी हीरे की तरह चमकूं और मेरे बच्चे भी बहुमूल्य, कोहिनूर हीरे की तरह चमकते रहें। धन्यवाद।